डे में स्टार्च कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में। ये जो मैलिक एसिड है ये दिन में ही टूटेगी बेटा, मैलेट प्लस प्रोटॉन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यानी ये प्रोटॉन है, दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन, H प्लस चार्ज, ठीक है। तो वो टूटी मैलेट और प्रोटॉन में, ठीक है। गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल में पोटेशियम प्रेजेंट है, आई बात समझ में। ये हाइड्रोजन के एक्सचेंज में पोटेशियम आएगा, यानी देखो यहां से ऐसा हाइड्रोजन मूव होगा, पोटेशियम मूव होगा, और पोटेशियम के साथ साथ एक निगेटिव चार्ज क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम और क्लोराइड की मूवमेंट होते रहेगी। किसके बीच में मूवमेंट होते रहेगी, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल सब्सिडरी सेल के बीच में मूवमेंट होते रहेगी, आई बात समझ में। तो ये जो मूवमेंट है इस तरह से चलती रहेगी, आते जाते रहेगा, वो मूव होते रहेगा। तो ये जो मैलेट है, ये जो मैलेट है ये पोटेशियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम मैलेट। क्या बनाएगा बेटा, ये पोटेशियम मैलेट। तो पोटेशियम मैलेट नाम का कंपाउंड बना। ये पोटेशियम मैलेट के कारण, ये पोटेशियम मैलेट के कारण इन गार्ड से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा और इंडो ऑस्मोसिस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इंडो ऑस्मोसिस होगी, इंडो ऑस्मोसिस होगी बेटा, ठीक है। तो इंडो ऑस्मोसिस क्यों हो रही, पोटेशियम मैलेट बना। कहां बना पोटेशियम मैलेट, गार्ड सेल के अंदर। ये सब चीजें कहां हो रही है, गार्ड सेल के अंदर। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया गया, मैलिक एसिड। ये जो मैलिक एसिड है शुगर है। अब ये मैलिक एसिड टूटी दो हिस्सों में, मैलिक एसिड से मैलेट बना और प्रोटॉन बना। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ गया, वो छोड़ो। ये जो मैलेट है, मैलेट के साथ यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट है, तो ये पोटेशियम और मैलेट ये दोनों ऐड हो गए, पोटेशियम और मैलेट दोनों ऐड हो गए और बना पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट नाम की चीज बनी। ये पोटेशियम मैलेट जो बना, इसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया तो यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो गया। इंडो ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो गया, यानी जो वाटर सब्सिडरी सेल के पास था बेटा, वो सब्सिडरी सेल का वाटर कहां आना चालू हो गया, गार्ड सेल के अंदर। तो अभी वाटर कहां आ रहा, जो सब्सिडरी सेल के पास था वो आ रहा बेटा गार्ड सेल के पास। तो वाटर की मूवमेंट सब्सिडरी सेल से, वाटर जो है वो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल की तरफ आ रहा है, ठीक है। सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल की तरफ आ रहा है वाटर। तो गार्ड सेल जो है वो फूलने लगेगा, और गार्ड सेल क्या हो जाएगा बेटा, टर्गिड। गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्गिड। फूलने लगेगा ना गार्ड सेल, क्योंकि गार्ड सेल में पूरा वाटर आ रहा हर जगह से, पानी आ रहा, तो गार्ड सेल फूलने लगेगा। गार्ड सेल फूलने लगेगा तो गार्ड सेल हो जाएगा टर्गिड। और गार्ड सेल का शेप क्या है, किडनी शेप, डाइकोट है, किडनी शेप। तो गार्ड सेल में अगर पूरा पानी डाल दो तो गार्ड सेल किसका शेप ले लेगा, किडनी का। तो किडनी शेप बन गए दो, तो ऑब्वियसली बीच में जगह बन जाएगी पोर, यानी पोर ओपन हो जाएगा। तो समझे, जिस शेप का बलून है, तुम हवा भरो पानी भरो, शेप उसका चेंज होता क्या, उसी शेप में आते जाएगा वो प्रॉपर तरीके से। जब उसमें से हवा निकाल दो तो उसका वो शेप दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। वैसा ही है, ये किडनी शेप है, पर किडनी शेप कब दिखेगा, जब उसमें पानी भरोगे तुम। तो पानी भरने के बाद ये किडनी शेप दिख रहा है। पानी नहीं भरे तुमने तो किडनी शेप। तो पानी जब भरेगे, यानी गार्ड सेल के अंदर पानी जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रही। वाटर अंदर आ रहा ना, तो इंडो ऑस्मोसिस। वाटर अगर बाहर जाता था तो एक्सो ऑस्मोसिस। वाटर अंदर आ रहा है इसीलिए इंडो ऑस्मोसिस। तो इंडो ऑस्मोसिस होके खुल जाएगा गार्ड सेल, गार्ड सेल खुल गया, बीच में का पोर ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन अभी ये है कि यहाँ पे क्या याद रखना है, इंडो ऑस्मोसिस। और ये इंडो ऑस्मोसिस क्यों होंगी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अगर चेंज होगा। ये इंडो ऑस्मोसिस कराने के लिए या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट चेंज कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम मैलेट। अगर ये पोटेशियम मैलेट रहेगा तो ही तो इंडो ऑस्मोसिस होगी, पोटेशियम मैलेट नहीं रहेगा तो इंडो ऑस्मोसिस नहीं होगी। आई बात समझ में। ओपन करना है स्टोमेटा को, ओपन करने के लिए क्या जरूरी है, इंडो ऑस्मोसिस होगी। इंडो ऑस्मोसिस क्यों हो रही है, पोटेशियम मैलेट के कारण। पोटेशियम मैलेट कब बन रहा है बेटा, दिन में। मैलिक ये दिन में हो रही है ना रिएक्शन, तो दिन में बन रहा है शुगर। इधर देखते जाओ, दिन में बन रहा है शुगर, दिन में बन रही मैलिक एसिड, दिन में शुगर बन रहा है, दिन में मैलिक एसिड बन रही, इसीलिए पोटेशियम मैलेट दिन में बन। रात में शुगर किस में कन्वर्ट होगी, तो शुगर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। शुगर नहीं रहेगा तो मैलिक एसिड बनेगी, नहीं बनेगी। मैलेट बनेगा, नहीं बनेगा। पोटेशियम मैलेट बनेगा रात को, नहीं बनेगा। रात को पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, इंडो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी रात को, तो रात को स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो समझ में आया।
प्लांट को समझ में नहीं आता, स्टोमेटा को समझ में नहीं आता दिन हुई है या रात हुआ है, उसे एक ही चीज समझ में आती, पोटेशियम मैलेट है क्या, पोटेशियम मैलेट है, स्टोमेटा को ओपन करो, पोटेशियम मैलेट नहीं है, स्टोमेटा को क्लोज करो। और कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के इर्द गिर्द ध्यान में रखना है। ऑस्मोसिस, सब ऑस्मोसिस पे खेले वो, इसीलिए ऑस्मोसिस पढ़ाते समय तुमको 10 बार बोला मैं कि ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, अच्छे से पकड़ लो। आई बात समझ में? कौन सी ऑस्मोसिस हो रही है? एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस नहीं। आई बात समझ? एंडो ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। तो ये है ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा का। स्टोमेटा इस तरह से ओपन होता है, क्लोज होते रहता है। आई बात समझ में? किसका रोल है यहाँ? स्टार्च शुगर का। किसका रोल है? दूसरा हाइड्रोजन प्रोटॉन का। आई बात समझ में? ये प्रोटॉन बनेगा तो प्रोटॉन पंप काम करेगा, तभी जाके तो होगी आगे की चीजें। तो दो थियरी है, एक है स्टार्च शुगर थियरी, दो थियरी है स्टोमेटा की ओपनिंग बताने के लिए। एक स्टार्च शुगर वाली, यानी दिन में स्टोमेटा ओपन रहेगा, रात में क्लोज होगा। और दूसरी थियरी है प्रोटॉन मैकेनिज्म। आई बात समझ में? स्टार्च थियरी बस इतना ही बताती कि दिन में ओपन, रात में क्लोज। प्रोटॉन पंप वाली एक्चुअल बताती किस तरीके से ओपन होगा। कौन सी थियरी अच्छी है? प्रोटॉन पंप वाली, ऑब्वियसली प्रोटॉन पंप वाली डिटेल में, ठीक है। अब अगर तुम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हो, चाहे स्ट्रक्चर की तरफ देखो या स्ट्रक्चर की तरफ देखो, तो जो पोर है वो पोर किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? गार्ड सेल के ऊपर। अब ये गार्ड सेल के जो शेप है, वो गार्ड सेल के शेप दो अलग अलग रहेंगे, डाइकॉट में किडनी शेप, मोनोकॉट में डम्बेल शेप। इसके इर्द गिर्द जो सब्सिडरी सेल है उनका क्या काम है? सब्सिडरी सेल का काम है कि जो भी लगता है गार्ड सेल को वो प्रोवाइड करो। गार्ड सेल को वाटर लग रहा, कहां से आ रहा? सब्सिडरी सेल से। गार्ड सेल को पोटेशियम लग रहा, कहां से आ रहा? सब्सिडरी सेल से। गार्ड सेल को जो भी चीज लगेगी वो कौन देगा? आई बात समझ में? और सबसे बाहर रहती है एपिडर्मल सेल। ये जो एपिडर्मल सेल है इसका क्या रोल है? तो एपिडर्मल सेल प्रोटेक्शन के लिए बैठा है, उसने प्रोटेक्ट करके रखा है स्टोमेटल एपरेटस को, पूरे स्टोमेटल एपरेटस को प्रोटेक्ट करके रखा है। ये जो बीच में पोर है, ये पोर बड़ा ही अच्छा होता है। पोर का शेप देखो, पोर का शेप कैसा है? पोर का शेप कैसा है? ये जो पोर है इसका शेप कैसा है? एलिप्टिकल शेप होता है। ये जो पोर होता है बेटा, ये जो पोर होता है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर का जो शेप है वो शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल समझ में आता है? आई बात समझ में? ऐसा शेप है उसका, इलिप्टिकल। दिस वन इज इलिप्टिकल। आई बात समझ में? अब इसके बाद ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये ट्रांसपीरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपीरेशन तीनों, चाहे वो क्यूटिकुलर हो, लेंटिकुलर हो या स्टोमेटल हो, ट्रांसपीरेशन का क्या एडवांटेज है बेटा? तो ट्रांसपीरेशन का सबसे पहला एडवांटेज है, अगर प्लांट के पास बहुत ज्यादा पानी होगा तो वो ज्यादा पानी है उसको निकाल देगा। आई बात समझ में? तो ट्रांसपीरेशन का सबसे पहला एडवांटेज एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। दूसरा एडवांटेज, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो नीचे से प्लांट काफी सारा वाटर एब्जॉर्ब भी तो करता है। जब प्लांट सॉइल में से काफी सारा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाटर के साथ साथ मिनरल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगे या नहीं होगे? होगे ना। तो ट्रांसपीरेशन प्लांट को हेल्प करता है वाटर के साथ साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज, ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो ट्रांसपीरेशन से लीफ का वाटर इवापोरेट हो रहा है, पर वो इवापोरेशन के कारण जो पानी रूट के पास था, जो वाटर, वो वाटर ऊपर आ रहा है। कहां पे? लीफ के पास, बर्ड के पास, दूसरे चीजों के पास। तो वाटर की मूवमेंट हो रही, वाटर राइज हो रहा है, इसे बोला जाता है असेंट ऑफ सैप। तो असेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन। आई बात समझ में? उसके बाद चौथा एडवांटेज, स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। ये जो पढ़े अपन स्टोमेटा, इसको ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। और स्टोमेटा ओपन होके क्या मदद मिलेगी प्लांट को? तो स्टोमेटा जब ओपन होगा तब प्लांट गैसेस को एक्सचेंज कर पाएगा। स्टोमेटा ओपन है, प्लांट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसका एक्सचेंज करा सकता है। प्लांट का स्टोमेटा अगर क्लोज है तो लीफ एक्सचेंज करा सकती क्या? नहीं करा सकती। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट है? एनवायरमेंट में। लीफ को वो कार्बन डाइऑक्साइड होना तो कैसे लेगा लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड? स्टोमेटा में। आई बात समझ में? उसके बाद सेल का शेप मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन जो है, ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर जो है बेटा, वो वाटर इवापोरेट हो रहा है। वाटर ठंडा होता है या गर्म होता है? वाटर के पास कूलिंग एक्टिविटी होती है। कोई भी चीज अगर गर्म हुई है तो उसको ठंडा करने के लिए अपन पानी डालते हैं उस पे। वो पानी तुम्हारा कैसा भी हो, गर्म हो या ठंडा हो, वो गर्म चीज को ठंडा ही करेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो वाटर की यूनिक क्वालिटी है। तो जब ये वाटर इवापोरेट होता है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो वाटर इवापोरेट हो रहा है, निकल रहा है प्लांट में से। तो जब ये वाटर निकलेगा तो निकलते समय पूरे प्लांट को ठंडा करता हुआ जाएगा, यानी प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है?
कूलिंग इफेक्ट, और ये कूलिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये कूलिंग इफेक्ट के कारण ही हायर टेम्परेचर में या डेजर्ट में प्लांट अलाइव है, सस्टेन कर सकते। अगर ये कूलिंग इफेक्ट नहीं रहा तो जल जाएगा अंदर से प्लांट। आई बात समझ में? जल जाएगा प्लांट, समझ में आ रहा है ना? जल जाएगा, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, बाहर भी हीट, उसके अंदर भी हीट तैयार हो रही, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो अंदर के हीट को कम करने के लिए ये कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो देखो डिसएडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि ये ज्यादा वाटर को लॉस करा देता है। जो वाटर बॉडी को नहीं होना, प्लांट को नहीं होना, उसे वो लॉस करा देता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये जरूरत से ज्यादा वाटर को अगर इसने करा दिया, अगर जरूरत से ज्यादा वाटर को इसने लॉस करा दिया तो प्लांट डिहाइड्रेट नहीं हो जाएगा, प्लांट को वाटर बहुत कम मिलेगा, तो प्लांट की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इसीलिए अब इसको अच्छा बोलना या बुरा बोलना, इसके ऊपर अभी तक बहस चालू है, काफी दिनों से चल रही है। इस ट्रांसपिरेशन गुड और बैड? क्योंकि ट्रांसपिरेशन अच्छा भी है, एडवांटेज भी काफी सारे, पर डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज एक ही है वाली, पर वो भी इतना भारी है कि प्लांट की जान ही जा सकती है, ऐसा बोल रहा है डिसएडवांटेज। बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया, पूरा वाटर प्लांट का अगर उड़ गया तो प्लांट के पास पानी नहीं प्लांट के पास, तो प्लांट की लाइफ जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आई बात समझ में? तो ट्रांसपिरेशन को क्या बोलना? तो ट्रांसपिरेशन को काफी अलग अलग वर्ड दिए, उसमें एक बोला है अननेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन को क्या बोले? नेसेसरी इविल। राक्षस तो है ट्रांसपिरेशन, बुरा तो है प्लांट के लिए, पर जरूरी भी है। वो भले बुरा है पर जरूरी है। क्यों? क्योंकि बुरा है, पर अगर वो है तो प्लांट को थोड़े से फायदे हो रहे हैं ना, एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट मिनरल मदद मिल रही, वाटर बहुत अच्छे से ऊपर तक जा रहा है। आई बात समझ में? स्टोमेटा ओपन क्लोज हो रहा है तो गैस का एक्सचेंज होते रह रहा है। तो ये सब चीजें प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती है। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को क्या बोला गया बेटा? नेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन को बोला गया नेसेसरी इविल। सो दिस इज अबाउट चैप्टर प्लांट एंड वाटर रिलेशन। यहाँ पे अपना प्लांट एंड वाटर रिलेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके जरा क्वेश्चंस आंसर्स देखो, अगर कोई डाउट आता है चैप्टर में तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू।